कि अंजू श्री बाप बन जाओ। ना बाबा ना, बिल्कुल ना। ख्वाहिशों पर नहीं गिरते हैं फूल झोली में, कर्म की शाख को हिलाना पड़ता है। कर्म मतलब आपका काम 10 साल लगाया उसने, आपने कितना लगाया? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 10 साल लगा लो, आपका भी हो जाएगा। कि ख्वाहिशों पे नहीं गिरते हैं फूल झोली में, कर्म की शाख को हिलाना पड़ता है। कुछ नहीं होता अंधेरे को कोसने से। मैं गरीब, मेरे पापा ने मेरे को मार दिया, मेरे पापा ने पैसा नहीं दिया, मेरे घर में तो मम्मी नहीं देती है, मेरे घर वाले बाहर निकलने नहीं देते। कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। अंधेरे को कोसने से अपने हिस्से का दिया खुद ब खुद तुमको जलाना होता है, जलाना होता है, जलाना होता है। किया उन्होंने, किया 10 साल किया उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग, तब जाके जो अचीवमेंट बोल रहे हैं वो अचीवमेंट है। बैठे बैठे अभी मजा आएगा। आधा घंटा लूंगा आप लोगों का, तैयार हो? दे दोगे 100%? क्लियर कर लोगे ना? दे दोगे? तो नाम आशीष श्रीवास्तव, बाय क्वालिफिकेशन आई एम इंजीनियर फ्रॉम ईसी ब्रांच। 2012 में अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की है और पिछले 11 साल से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पे वर्कआउट कर रहे हैं। एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करने वाला बंदा हूं जहां पे हर कोई गवर्नमेंट जॉब में है। मेरे बड़े पापा फॉरेस्ट में थे, पापा पुलिस में थे, चाचा डॉक्टर हैं अभी। बड़े पापा और पापा दोनों रिटायर हो चुके हैं, चाचा डॉक्टर हैं, भाई लोग अभी आर्मी में हैं। आज से लगभग 7-8 साल पहले मेरा भाई आर्मी में यहीं पे गुड्डा में पोस्टिंग थी उसकी। अभी रिटर्न में मेरी कुछ दिन पहले बात हुई तो बता रहा था कि मैं एरिया में पोस्टेड था। घर का इकलौता अपवाद आपके सामने खड़े होकर बात कर रहा है। मतलब घर का इकलौता अपवाद इसलिए कि कोबरीबन में पढ़ाई में मैडम की तरह नहीं था। मैडम थी 75, 80, इतने में तो मैं 2 बार पास हो जाऊं, मैं ऐसी कैटेगरी का था। इतने में तो मैं 2 बार पास हो जाता, एक बार एक क्लास निकल जाता, दूसरी बार दूसरी क्लास निकल जाता। और जब तुम पढ़ाई में अच्छे नहीं हो ना, खासकर लड़कों तुम्हारे लिए बोल रहा ना, जब तुम पढ़ाई में अच्छे नहीं होते ना, तुम्हारे घर में तुम्हारी वैल्यू नहीं होती है। यस सर, बिल्कुल वैल्यू नहीं होती है। तुम पढ़ाई में अच्छे हो तो तुम घर के राजा बेटा, तुम्हारी हर डिमांड पूरी होगी। लेकिन तुम पढ़ाई में अच्छे नहीं हो तो तुम्हारी कोई डिमांड पूरी नहीं हो रही है बाबा, कोई नहीं। तुम्हारे घर में तुम्हारी मनपसंद सब्जी भी तब बनती है जब कोई मेहमान आता हो, बाकी टाइम में नहीं बनती है। तो जब तुम पढ़ाई में अच्छे नहीं हो तो तुम्हारी दोस्ती यारी ना गजब की हो। तो पढ़ाई में अच्छे नहीं हो तो किसी चीज में तो होगे, तो तुम्हारी दोस्ती यारी बड़ी गजब की होती है। अगर तुम अपने दोस्त को बोलो, जब तुम पढ़ाई में अच्छे नहीं हो, मेरे कैटेगरी के हो, तो तुम अपने दोस्त को बोलो कि देवघर के रेलवे स्टेशन जाना है रात को 2 बजे, दोस्त आ रहा है लेने। तुम्हारा दोस्त एक पैर में तैयार बोले हाँ चलेंगे ना। लेकिन अगर मैडम की क्वालिटी वाली कोई बंदी हो या कोई बंदा हो जो 80, 85 और 90 लाता हो, तुम उसको बोलो कि भाई चलना है यार 2 बजे रात को, बोले पागल है क्या 2 बजे रात को कोई घर के बाहर निकलता है क्या, सोने का टाइम होता है। तुम पढ़ाई में अच्छे नहीं हो, तुम बोलो अपने दोस्त को कि चौराहे में खड़े होकर लड़की को छेड़ना, बोले हाँ चलना, एक पैर में तैयार। तुम पढ़ाई में अच्छे नहीं हो, तुम बोलो बंटी सर की तरह फुटबॉल खेलने जाना, बोले हाँ कहाँ जाना है ये बता, बस कितने दूर जाना है ये बता। तो मेरी कंडीशन सेम ऐसी, पढ़ाई में अच्छा नहीं था तो बाकी चीजों में थोड़ा बहुत था। जब बाकी चीजों में थोड़े बहुत रहते हो तो घर वालों को पसंद नहीं आता। घर वालों को एक ही पाठ बचपन से पढ़ाया गया है, मेरे घर वालों ने भी मुझे पढ़ाया, आपके घर वालों ने आपको पढ़ाया होगा, बस लैंग्वेज का थोड़ा ऊपर नीचे अंतर होगा, बाकी सेम यही है कि बेटा पढ़ेगा लिखेगा तो बनेगा नवाब और खेलेगा कूदेगा तो बनेगा खराब। ये फिक्स डायलॉग हर मिडिल क्लास लोअर क्लास वालों का होता है, अपर क्लास वालों का नहीं होता ये डायलॉग। अपर क्लास वालों का डायलॉग ही कुछ और है, उनसे कभी मिलना है तो मुझे पढ़ाई लिखाई हाँ कर तू कर, लेकिन बेटा करना देखो बिजनेस ही है, वो यही बोलेंगे। तो मेरे साथ यही चल रहा था। जैसे तैसे मैंने अपनी जिंदगी के 10 साल पढ़ाई में बिताए। 10th मैंने पास किया रोते गाते, 3rd डिवीजन लगभग मेरा आया होगा। 3rd डिवीजन का मतलब होता है
35, 40 और 45 के बीच में, वो होता है थर्ड ईयर। तो मैं उस कैटेगरी से उठ के आया हुआ बंदा हूं जो आपके सामने आज बात कर रहा हूं। तो उस कैटेगरी का था। जैसे तैसे 11th में एडमिशन लेने की बात आई, तो जब तुम पढ़ाई में नहीं अच्छे होते तो तुम्हारी दोस्ती अच्छी होती है। तो मैं गया अपने दोस्तों के पास कि भाई बता अब क्या करना है, कौन सा सब्जेक्ट लेंगे, क्योंकि 10वीं के बाद एक सब्जेक्ट चेंज होता है कि भैया मैथ्स ले लोगे, बायो ले लोगे, कॉमर्स ले लोगे, आर्ट ले लोगे, एग्रीकल्चर ले लोगे, या फिर अलग अलग सब्जेक्ट और भी होंगे, उनमें से जो भी लोगे वो वाले सब्जेक्ट की बात आती है। तो मेरे साथ सेम कंडीशन चल रही थी। मैं दोस्तों के पास गया, दोस्त बोलते यार सुनने में आया मैथ्स ब्रांच बड़ी अच्छी है। मैंने बोला हाँ मेरे को भी तो सुनने में आया है कि मैथ्स अच्छा होता है। तो बोलते चलो यार मैथ्स ले लेते। मैंने बोला ठीक है मैथ्स ले लेते, कोई दिक्कत की बात नहीं, ले लिए मैथ्स। 10वीं में इतनी पतली बुक थी मैथ्स की, जैसे 11th गए वो इतनी हो गई। और उसमें जो जो सब्जेक्ट आए, जो जो फॉर्मूले आए, जो जो इक्वेशन आई, बाप रे आज तक के समझ में नहीं आया कहां इस्तेमाल करें। आज तक के समझ में नहीं आया कि कहां इस्तेमाल करें। उसमें आया sin थीटा, बोला कहां इस्तेमाल करें, cos थीटा, अल्फा, बीटा, गामा, पाइथागोरस प्रमेय, a + b का होल स्क्वायर, भाई कहां इस्तेमाल करें ये तो बताओ। आज 32 साल लगभग हो गई उम्र, पता ही नहीं चल रहा है कहां इस्तेमाल करूं। जैसे तैसे 11th निकला, 12th निकला, 12th के बाद फिर एक जिंदगी में टर्निंग पॉइंट आता है कि भाई साहब अब आपको ना एक कोर्स सिलेक्ट करना पड़ेगा। बीए करोगे, बीएससी करोगे, बीकॉम करोगे, इंजीनियरिंग में चले जाओगे, पॉलिटेक्निक कर लोगे, आईटीआई कर लोगे, मेडिकल फील्ड में चले जाओगे, या फिर टेक्निकल फील्ड की पढ़ाई कर लोगे, कंप्यूटर के कोर्स कर लोगे। इस तरह से आपके पास सिचुएशन आती है। और मैं दौड़ता भागता अपने दोस्त के पास गया कि भैया 12th निकल गया, अब बता क्या करना। क्योंकि पढ़ाई में अच्छे नहीं था तो दोस्ती आ रही थी बड़ी था। 60 लोगों की स्ट्रेंथ थी, 60 लोगों में 30 लोगों ने डिसाइड किया कि बेटा इंजीनियरिंग करना है। मैंने बोला ओके ठीक है। पापा के पास गए, पापा को बोला पापा इंजीनियरिंग करना है। पापा बोले हाँ जा जा जा, वैसे भी तेरे खानदान में कोई इंजीनियर नहीं है, तू निकल जाएगा तो और अच्छा हो जाएगा। मेरे खानदान में हर कोई गवर्नमेंट जॉब में, लेकिन कोई इंजीनियर नहीं था। बापू ने इंजीनियरिंग करने सिर्फ इसलिए पहुंचा दिया था मुझे कि खानदान में कोई इंजीनियर नहीं है, पैसा खर्चा होगा, सामने वो ER लिखा होना चाहिए बस। इसके लिए मेरे बापू ने मेरे ऊपर 6 लाख रुपया खर्चा किया। जैसे तैसे इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन ब्रांच ली। अपने एरिया से 500 किलोमीटर दूर गए पढ़ने, पापा ने एडमिशन करवाया। दोबारा पापा लौट के कभी नहीं आए कि बेटा पढ़ भी रहा है कि कुछ और कर रहा है, नहीं आए देखने के लिए। पहला सेमेस्टर आया, पहले सेमेस्टर में 6 सब्जेक्ट थे। पहला सेमेस्टर 2008 की बात कर रहा मैं, पहला सेमेस्टर 6 सब्जेक्ट। और आपके भाई ने क्या बैटिंग की, ऐसी बैटिंग मैंने पूरे 12 साल के अपने 12वीं के करियर में नहीं की। ऐसी बैटिंग मैंने की, गजब की बैटिंग, धुआंधार ताबड़तोड़ बैटिंग, ऐसी बैटिंग की कि आपका भाई 6 सब्जेक्ट में से 5 में क्लीन बोल्ड हो गया और 1 सब्जेक्ट में बस पास। आप मुझे बताओ मेरी कैटेगरी वाले कितने लोग हैं यहाँ पे, पहले वो बताओ, हाथ खड़ा करो, मेरी कैटेगरी वाले कितने हैं? सब मैडम की कैटेगरी वाले हैं। हाँ हाँ धीरे धीरे खड़े हो रहे। और कितने लोग हैं मेरी कैटेगरी वाले जो पढ़ाई लिखाई में ठीक ठाक नहीं है? पीछे वाले सब मेरी कैटेगरी के लग रहे हैं। हाँ लड़कियां सब मैडम की कैटेगरी वाली है, मेरी कैटेगरी वाले हैं ही नहीं। मैं नहीं था पढ़ाई में ठीक, बाद में बताऊंगा। अपना पूरा कैलकुलेशन मार लेना जितना कमाए होंगे, और मेरा और मैडम का कैलकुलेशन मार लेना इनकम के मामले में। यकीन करना तुम लोगों से ज्यादा ही कमाए होंगे। कैलकुलेशन कर लेना इतनी इनकम आई है। पढ़ाई में अच्छा नहीं था तो मौज मस्ती सब कुछ हुआ। 5 में क्लीन बोल्ड। पापा का कॉल आया, बेटा रिजल्ट कैसा रहा? मैंने बोला पापा टॉप क्लास पास हो गया आपका बेटा। 500 किलोमीटर दूर रह के झूठ बोलना चुटकी बजाने लायक है। चुटकी बजा तो झूठ बोलो, बात एक ही बात है। पापा बोलते सही में पास हो गया। मैं बोला पापा सच है क्या? तो रिजल्ट भेजूं क्या पापा? उस समय तो ऑनलाइन भी नहीं था, 2008। आपको पता है 2008 में ऑनलाइन था? 2008 में ऑनलाइन ही नहीं था। मेरे यहाँ पे मैंने पापा को बोला पापा हो जाएगा,
रिबन भेजूं क्या? आप बोलते नहीं नहीं नहीं, तू मेरा बेटा है, विश्वास कर ही लेते हैं। तो जैसे तैसे विश्वास किया। अगला सेमेस्टर आया, पुराने वाले 5 पाप और नए वाले 5 पाप, 10 पाप इकट्ठे आपका भाई एग्जाम दे रहा है। पहला रेगुलर पेपर, फिर बैक का पेपर, फिर रेगुलर, फिर बैक, फिर रेगुलर, फिर बैक। सिर्फ संडे का गैप था और आपके भाई ने 10 एग्जाम दी, 10 में से 5-6 निकाली। फिर जैसे तैसे करके इंजीनियरिंग चल रही थी, चलते 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 लास्ट टाइम आया इंजीनियरिंग का 8वां सेम। एक अजनबी पर्सन मिलता है मेरे से और अजनबी पर्सन बोलता है, जिंदगी में कामयाब होना चाहते हो? मैंने बोला इसका तो नहीं पता, लेकिन पैसा कमाना चाहते हो। बोले गाड़ी चाहते हो? मैंने बोला हाँ। बंगला चाहते हो? मैंने बोला हाँ। वर्ल्ड टूर चाहते हो? मैंने बोला हाँ। लोगों के बीच में अपने आप को रिप्रेजेंट करना चाहते हो? मैंने बोला ना, इससे तो डर लगता है। कभी 15 अगस्त 26 जनवरी में स्टेज में जाके गाना नहीं गाया, सिर्फ इसी रीजन के कारण, क्योंकि डर लगता है। इसी रीजन के कारण सबके सामने नहीं आते कि मुंह से निकलेगा क्या, डर लगता है। मैंने बोला ये नहीं होगा अपन से। तो बोले कार चाहते हो? मैंने बोला हाँ। प्लेन में बैठना चाहते हो? मैंने बोला हाँ। जिंदगी जो चल रही है इसको लाइफ स्टाइल में बदलना चाहते हो? मैंने बोला हाँ। फिर उन्होंने मुझे एजुकेशन प्लस हेल्थ का कॉन्सेप्ट दिखाया और जैसे ही दिखाया, मैडम को जितनी प्रॉब्लम है अपन को नहीं है, क्योंकि मेरे पापा ने 2008 से 2012 तक के मेरी सैलरी फिक्स करके रखे थे। हर महीने 5000 रुपया आता था अपने अकाउंट, जिसमें से 1000 रुपए रूम का रेंट, 1000 रुपए खाने का, 3000 रुपए सेविंग था, जिसमें तो जो करना है तो वो कर। तो मुझे जब कॉन्सेप्ट दिखाया गया, मैंने देखते ही हाँ बोल दिया। मैंने बोला ये पकड़ो पैसा, करेंगे अपन। लेकिन 1 महीने के बाद, क्योंकि एग्जाम है, 4 साल लगाया है अपनी इंजीनियरिंग में, वो कंप्लीट होने दो, उसके बाद करेंगे। जैसे तैसे एडमिशन क्लियर करवाया। एडमिशन करवाने के बाद अपने एरिया गए और अपने एरिया जाने के बाद पहली बार जिंदगी में पापा के साथ आमने सामने बैठ के बात की। उस समय डिसीजन ले चुके थे, पैसा दे चुके थे, पहली बार जिंदगी में आमने सामने बैठ के बात हो रही थी। और जब बात हो रही थी तो वो बात चली 3 घंटे। मेरे करियर की बात थी, मेरे भविष्य की बात थी। 3 घंटे चली, जिसमें पापा ने स्टार्टिंग टाइम पे मैंने ये चालू किया कि पापा ये काम है, मुझे करना है। मैं मात्र 10 मिनट बोला, 2 घंटे मेरे पापा ने मुझे बताया। 2 घंटे मेरे पापा ने मुझे बताया। और लड़कों ये बड़ा अच्छे में फील करोगे, कभी तुम अपने बापू के साथ बैठ के फेस टू फेस बैठ के 2 घंटे बात किए हो? मम्मी के साथ तो तुम 4 घंटे बैठ जाओ, पापा के साथ बैठे हो? मेरी जिंदगी का सवाल था, मैं 3 घंटे बैठा। जैसे तैसे साम दाम दंड भेद जो जो लगाते बन रहा था सब लगाया। इमोशनल करते बन रहा था इमोशनल किया, टाइम लेते बन रहा था टाइम लिया। जो जो चीजें हो रही थी सब करने की कोशिश की मैंने, सब। और जैसे तैसे करके मैंने पापा को एग्री करवाया 4 साल के लिए कि पापा 4 साल करने दो, इंजीनियरिंग 4 साल करने दिया है, 4 साल करने दो पापा, अगर कुछ नहीं होगा तो आप जो बोलोगे वो करो। पापा ने बोला बेटा खेती करनी पड़ेगी, खेती इसके बाद में। मैंने बोला पापा तैयार हो। मिडिल हाई क्लास फैमिली में बिलोंग करता हूँ, घर में पैसे की कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं पैसे की। अगर आज भी अगर मैं घर में बैठ जाऊं ना तो घर वाले आराम से पाल पोस के बड़ा कर देंगे। इतना पैसा आज भी घर में है, कोई एक्स्ट्रा कमाई ना भी करे ना तो भी पैसा बहुत है। इतना है कि ऑलरेडी हो जाएगा मैंने सब कुछ। फिर भी जब पापा के साथ बैठा, डिस्कशन किया पापा के साथ, तो पापा ने बोला चलो ठीक है करो। 4 साल का समय लिया, 4 साल का समय लिया। और 4 साल के बाद बहुत सारी चीजें बदल गई। पापा को यह दिखने लगा कि करियर का सेटलमेंट क्या होता है, बहुत सारी चीजें दिखने लगी कि भविष्य क्या होता है। इन चीजों को पापा को समझ में आने लगा। लेकिन जैसे ही मैंने पहली बार लोगों के सामने डायरेक्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट रखा तो कुछ लोगों ने बोला ओहो क्या भाई कौन सा काम कर रहा है, बाप का 6 लाख बर्बाद कर दिया, बापू का 6 लाख रुपया बर्बाद कर दिया, ये क्या करने लगा है। मैं बोला बाप मेरा पैसा मैंने बर्बाद किया, देखो काय की खुजली हो रही, देखो काय की खुजली हो रही, मेरा बाप था, मेरे घर के पैसे, तेरे घर के थे क्या। बोलता है ठीक है तेरे से तो बात करना ही बेकार, मैं मत कर। फिर कुछ लोग आए जिन लोगों को कॉन्सेप्ट दिखाया गया, और जब कॉन्सेप्ट दिखाया तो कॉन्सेप्ट दिखाने के बाद कुछ लोगों ने फिर बोला ओहो करोड़पति
ये जो जोड़ने वाला काम कर रहा है ना तू, बर्बाद हो जाएगी तेरी जिंदगी, कुछ नहीं मिलेगा तेरे को। इंजीनियरिंग कर लिया, पैसा खर्चा कर दिया, बर्बाद हो जाएगा। मैंने बोला नहीं, मैंने बोला आप बैठ, तेरे को समझाता हूँ जोड़ने वाला काम क्यों। कुछ लोगों को लगता है कि जोड़ने वाला काम कर रहे हैं, नहीं भाई, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। जोड़ने वाला काम नहीं है हमारा। है क्या वो बताता हूँ। उसमें मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट की थी, नया नया था, जो जुनून में भरा हुआ था, उस समय इंजीनियरिंग वाली टोन भी थी। तो मैंने उसको समझाया कि भाई साहब ये डायरेक्ट सेलिंग है ना, ये जो डायरेक्ट सेलिंग है ये शेरों का मैदान है। ये जो डायरेक्ट सेलिंग है ये शेरों का मैदान है, यहाँ कुत्ते नहीं खेला करते, और जब जानकारी पर्याप्त ना हो तो फालतू का ज्ञान नहीं फैला करते। समझाया आपने, देखो समझाता हूँ डायरेक्ट सेलिंग क्या है, आपको समझाता हूँ भाई, जो मैंने उस बंदे को समझाया था। मार्केट में कभी आपने नवरत्न तेल देखा है? देखा है? यस सर। पक्का 100%? मान के चलता हूँ ये नवरत्न तेल है। क्या है? क्या है? क्या है? आवाज नहीं आ रही, क्या है? मान के चलो ये नवरत्न तेल है। ये कंपनी ने एक प्रोडक्ट बनाया। क्या बनाया? कंपनी ने प्रोडक्ट बना दिया, इसका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बना दिया। क्या बना दिया? कैसे कैसे जाएगा, कहां तक के पहुंचेगा और कैसे लोगों को मिलेगा, इसका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बना दिया। लेकिन इसको खरीदने वाले कौन है? कस्टमर, लोग। लेकिन लोगों को तो पता ही नहीं था कि नवरत्न तेल आया है मार्केट में। जब नवरत्न तेल मार्केट में आया तब थोड़ी ना पता था। तो नवरत्न तेल वालों ने क्या किया, एक बंदे को हायर किया, अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन के पास प्रोडक्ट है क्या? डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है क्या? अमिताभ बच्चन के पास क्या है? फैन, जो लोग उनको जानते हैं, पहचानते हैं। ये दोनों नवरत्न तेल कहाँ लेके जा रहे हैं यार? अभी ये नवरत्न तेल चल रहा है, जब खत्म हो जाएगा तो इतना टेंशन मत लो। ये अभी नवरत्न तेल है ना, छुड़ा के जा रहा था नवरत्न तेल है। तो भैया अमिताभ बच्चन के पास क्या है? फैन। मैं उनको बोलता हूँ अमिताभ बच्चन के पास है लोग। क्या है? आप जानते हो अमिताभ बच्चन को? पीछे वाले भाई साहब अमिताभ बच्चन को जानते हो? बीच वाले भाई साहब अमिताभ बच्चन को, पीछे वाली मैडम अमिताभ बच्चन को, सामने वाली मैडम है, बीच वाली मैडम, बीच वाले भाई साहब, सब जानते हैं अमिताभ बच्चन को। तो अमिताभ बच्चन के पास क्या है? लोग, उसकी फैन फॉलोइंग। तो नवरत्न तेल वाले ने क्या किया? नवरत्न तेल वाले ने किया अमिताभ बच्चन को हायर, जिसके पास थे लोग, जिसको लोग जानते थे। कंपनी का प्रोडक्ट नवरत्न तेल आया, अमिताभ बच्चन मार्केट में बोला भाई साहब ठंडा ठंडा तेल आया है, मालिश कर लो, कूल कूल लग जाओगे, गर्मी में भी ठंडी का एहसास देगा। प्रचार कर दिया, नवरत्न तेल के प्रोडक्ट को लोगों के साथ कनेक्ट कर दिया, और इसी कनेक्ट करने का करोड़ों रुपए ले लिया। मैं भी बोलता हूं, कर रहा हूं एम्पायर, प्रोडक्ट है एम्पायर में, अपॉर्चुनिटी है एम्पायर में, पैसा कमा सकते हो एम्पायर में। मेरे भी जान पहचान आस पड़ोस मोहल्ले पड़ोस में मेरे भी कुछ लोग हैं जिनको मैं जानता हूं, वो मुझे जानते हैं। मेरे सोशल नेटवर्क पे कुछ लोग हैं जो व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और अदर जरिए में मुझे जानते हैं। कंपनी बोल रही है एमवाईएल के साथ बेटा कनेक्ट कर दो, और इसी कनेक्ट करने का पिछले 11 साल के अंदर 1,70,00,000 रुपए कमा के आपके सामने खड़ा है। कितना बोलते हुए भी नहीं बन रहा है बाबा, 1,70,00,000। कितना कनेक्ट ही तो किया है। अब बता दो कनेक्ट किया है कि जोड़ा है?
कनेक्ट किया है मेरे भाई, कनेक्ट किया है, और कनेक्ट करने का पैसा आता है। कई सारे लोग बोलते हैं सर सब कुछ ठीक है लेकिन सर पैसा नहीं है, सर हमारे पास पैसा सच नहीं है सर, गरीब घर पे पर कहां से पैसा लाए? भात चावल और नून खाते हैं सर, नून रोटी खाते हैं सर, पैसा नहीं है सर, कहां से कैसे आएगा? रुको तुमको वो भी बताता हूं कि कहां से आएगा। मैडम ने ये बताया ना, ये भी बोर्ड मेरे लिए थोड़ा सा आगे कर दो, एक और जन आके बोर्ड थोड़ा सा आगे कर दो। पैसा आएगा कैसे? मैं तुमको सही जगह पैसा लगाने बोल रहा हूं, पैसा तुम्हारा खर्चा हो ही रहा है, मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूं तुम सही जगह पैसा खर्चा कर दो तो तुम्हारे पास इनकम बहुत अच्छी हो जाएगी। क्लियर? तो जानने के लिए तैयार हो? पक्का 100%? मुझे सिर्फ इतना बता दो, आपके घर में किराना और मेडिकल का मतलब आपके किराना के सामान और आपके मेडिसिन का आपका महीने का कितना खर्चा हो जाता है? हर किसी के घर में खर्चा होता है, कितना खर्चा हो जाता होगा? 10 से 12? इससे कम कोई बोलना चाह रहा है? जो बोलोगे वही पकड़ के लिखूंगा और उसी के ऊपर बात करूंगा। 6000 और कोई 7-8 और कोई 5 लेके चले, बुढ़ा बात करने में भी अच्छा लगेगा तो 5 लेके चलते हैं, ठीक है? 5000 खर्चा करते हो महीने का अपने किराना और मेडिकल के ऊपर, किसके ऊपर? दवाई गोलियों के ऊपर और खाने के ऊपर 5000 रुपये का। एक साल में कितना खर्चा करोगे? 60,000? पक्का? एक साल में कितना खर्चा होगा? 60,000। कितना बोलना ना, कितना? 60,000। अब इसको 10 साल लेके चलूं, 10 साल, ठीक है? तो 10 साल में कितना खर्चा होगा? 6 लाख। पक्का ना? 10 साल में कितना हुआ? अब मैं आपको 10 साल पीछे लेके जाता हूं, कांस्टेंट अमाउंट है 5000, तो 2013 आया तो कितना खर्चा हुआ? 60। 2014 आया तो कितना खर्चा हुआ? 60। 2015 आया तो कितना खर्चा हुआ? 2016 आया तो कितना खर्चा हुआ? रिप्लाई करना। 2017 आया तो कितना खर्चा हुआ? 2018, 2019, 2020, 2021, 22, 23 चल रहा है, कितना खर्चा होगा? 60। फिक्स है ना? 100%? मैं भविष्य में लेके जा रहा हूं 2033, 10 साल में कितना खर्चा करोगे? 6 लाख। पक्का? अब मुझे सिर्फ एक क्वेश्चन का जवाब दे दो, इतना खर्चा तुमने अभी तक के किया, इसके बदले में तुमको आज तक के क्या मिला? कुछ नहीं। क्या मिला? क्या मिला पीछे वाली बहनों? क्या मिला पीछे वाले भाइयों? कुछ मिला? तुम्हारे पैसे से जिस किराना की शॉप से तुम किराना लेते हो या जो मेडिकल स्टोर से तुम मेडिसिन लेते हो, वहां जाके देखना, पहले वो 1 नंबर की छोटी सी दुकान थी। 10 साल बाद देखो दुकान हो ही नहीं होगी, हो नहीं जाएगी, हो ही नहीं होगी। 110%। पहले छोटी सी दुकान थी, आज उसने किराना की बड़ी शॉप ओपन कर ली। आपके पैसे से उनके लड़के और लड़कियां बाहर जाके पढ़ाई कर रहे हैं और आप पहले जैसा कर रहे थे वैसे ही हो, जहां से वही हो, आगे बढ़े नहीं, पैसा कमाया नहीं, जिंदगी में तरक्की नाम का शब्द आया नहीं। तुम्हारा फिक्स है 5,000 रुपए महीने का, साल का 60,000 गया। तुम्हारे पैसे से कोई किराना वाला, बनिए वाला कमा कमा के करोड़पति बन गया, तुम्हारे ही पैसे से ना। जो तुम लगा रहे हो, ऐसे बहुत सारे लोगों ने पैसा लगाया उसकी दुकान में, दाल चावल आटा, नहाने का साबुन, बालों का शैम्पू, हेयर फेस वॉश, क्रीम और न जाने क्या क्या लेके खर्चा किया। पैसा वहां गया
और फिर तुम बोलते हो कि भाई साहब 2 महीने तक क्या हमारे पास पैसा नहीं है, उधार दे देना, तो दे देता है। नो सर। वो तुमको एमआरपी रेट पे देता है जो भी सामान देता है, डिस्काउंट भी नहीं देता। और हम पिछले वहीं से ले रहे हैं। मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूं, जितना पैसा लगा रहे हो यहाँ, क्यों ये आपके साथ ऐसा क्यों हुआ उसको भी समझो जरा। ये है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। बाय सपोज कोई कंपनी है, नॉर्मल तेल ही बनाती है, ये समझ लेना, या कोई भी प्रोडक्ट बनाती है तो कंपनी में बनता है। कंपनी में कहां आता है? पहले होलसेलर के पास आता है, फिर डीलर, फिर रिटेलर, फिर रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर, फिर लोकल डिस्ट्रीब्यूटर, और फिर आता है कस्टमर, मतलब आपके पास। कहां? कस्टमर मतलब आपके पास। ये है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। आप तक के कोई भी प्रोडक्ट अगर पहुंचता है, कोई भी जो घर का सामान यूज करने वाला है, कोई भी पहुंचता है तो ऐसे पहुंचता है इस लेवल पे आके। और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में आप कहां पे हो? सबसे नीचे। ये यहाँ सबसे नीचे। तो नीचे वाले को पैसा ज्यादा आता है कि ऊपर वाले को? ऊपर वाले को। जिस स्कूल में पढ़ते हो उसके प्रिंसिपल की ज्यादा सैलरी रहती है कि प्यून की? प्रिंसिपल की रहती है ना? यस सर। आप कहां हो? सबसे नीचे। 10 साल पहले कहां थे? सबसे नीचे। 2023 में कहां हो? सबसे नीचे। 2033 में कहां रहोगे? सबसे नीचे। तो नीचे तो पैसा आता ही नहीं है। पैसा कहां है? ऊपर वाले लेवल में है पैसा। और मैं सिर्फ आपको इतना बोल रहा हूं कि आप एक स्टेप ऊपर 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 पहुंच जाओ। यहां पे रोहित केसरी सर है, ज्वाइन किया था सबसे नीचे था, ज्वाइन किया सबसे नीचे था, लेकिन धीरे 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 करके ऊपर बढ़ गए, पैसा कमाने लगे। यहाँ दीपक सर है, सबसे नीचे ज्वाइन किए थे, लेकिन धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप ऊपर पहुंचते गए। बंटी सर है, सबसे नीचे थे, धीरे 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 करके ऊपर पहुंच गए। मनोरंजन सर है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करके ऊपर पहुंच गए। परमित सर है, धीरे 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 करके ऊपर पहुंच गए। मैंने जब ज्वाइन किया था मैं भी यही था, सबसे नीचे।